नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम जून 2023 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज नेटवर्क ऑफ ग्रिड। ग्रिडों का नेटवर्क जो है वो कहां पड़ता है। तो देखिए, जो नेटवर्क ऑफ ग्रिड है, ग्रिड पद्धति कैसी होती है, तो जिसमें आपको इस तरह से जो है लाइंस गुजरती हैं, राइट। तो पृथ्वी में जो हमने काल्पनिक ग्रिड व्यवस्था रखी है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तो लैटिट्यूड लाइंस, मतलब अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, और एक आती है जो ऊपर से नीचे को गिरेंगी, इस तरह से आती है, मतलब ये है आपकी देशांतर रेखाएं, दैट मींस लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो जो ये जो हमारी लाइंस हैं इस तरह से जो चलती हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हैं, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा, सिर्फ वो तो नहीं कहलाएगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका सही आंसर होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं, ठीक है ना। इनको हम आपस में जब भी जोड़ते हैं तो एक ग्रिड फॉर्म बनती है, तो उसको हम ग्रिड बोलते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, लैटिट्यूड टोटल कितनी है, तो 181 है। लॉन्गिट्यूड टोटल कितनी है, 360 है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आती है, 0 डिग्री, 123.5 डिग्री, ठीक है। ये कर्क रेखा उत्तर वाली है, और दक्षिण वाली जो है उसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ठीक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, इस्थमस ऑफ पनामा से, स्वेज कैनाल से, या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। देखो, उसको ध्यान से पढ़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड मैप को ढंग से देखेंगे। हम बात कर रहे थे अमेरिका की, तो देखिए यहां पे अगर हमारे पास हम पढ़ रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया कि ऐसा कोई भी लैंड फॉर्म, ये मान लीजिए भूमि है, ये भी एक अलग लैंड है, तो वो वाटर बॉडी, वो पानी की वो जगह जो इस लैंड को और इस लैंड को अलग कर रही है, इसका मतलब कौन सी बात हो रही है, ये वाली, राइट, ये वाली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट बोलते हैं, जलडमरू मध्य, ये जलडमरू संधि इसको कहा जाता है, ठीक। और इस्थमस क्या होता है, डमरू संधि इसको कहा जाता है, जल नहीं लगाते हम। अब देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस पतले से भूभाग से कनेक्ट कर रहा है, राइट, तो इसको बोलते हैं हम इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। अब और कौन सा इस्थमस है, तो ये तो है यहां पे कंट्री, एक ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है पनामा, पनामा कंट्री, ठीक है, पनामा कंट्री। अब पनामा जो नहर भी इसमें बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है, पनामा कैनाल। दूसरी हमने पढ़ी स्विस कैनाल, स्विस कैनाल जो है वो यहां पड़ेगी आपके अफ्रीका में, इजिप्ट के अंदर, ठीक है। ये कैनाल जो है समुद्रों को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं, राइट, ताकि यहां से आना जाना इजी हो सके। तो ये जो है आपकी स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये पनामा कैनाल है। तो पनामा जो देश है, ये पनामा देश है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, पनामा का इस्थमस, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है। और कौन सा इस्थमस है, तो स्वेज इस्थमस है। देखिए, ये पतला सा भूभाग एक बड़े से भूभाग, मतलब अफ्रीका को एशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक इस्थमस है, ठीक। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्लियर है। तो पनामा इस्थमस, ये पतला भूभाग जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है, इसको इस्थमस बोलते हैं, डमरू मध्य इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपने ध्यान देना है क्या है, तो इसको चलिए देखेंगे अभी हम। तो ये इसका सही आंसर क्या है, तो इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा का डमरू मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, तो देखिए यहां पे अब ये सारा हम देख ही लेते हैं, स्वेज नहर भी, और इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चलो, इस तरह से है हमारा। सबसे पहले हमने बात की पनामा
पनामा कैनाल की, ठीक है, पनामा नहर की। तो पनामा नहर जो है तकरीबन 1881 में काम करना इसने शुरू किया था, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट शुरू किया था और 1914 तक ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पनामा नहर कब बनी है, 1914 में कंप्लीट हो चुकी है। चलो भाई ठीक है, पहले यूएसए के अंडर ये हुआ करती थी, ठीक, और फिर बाद में अब जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन पनामा कंट्री ही देखती है। चलो भाई ये हो गया। किस किस को कनेक्ट कर रही है ये, ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रही है, तो देख लीजिए। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये आता है आपका कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन सी। अब कैरेबियन सी से ये इस पोर्शन को कनेक्ट कर दिया और ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो कैरेबियन सागर को पैसिफिक ओशियन के साथ ये कनेक्ट कर जोड़ती है, ये पनामा जो नहर है ये इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये हो गया। अगला क्वेश्चन था जिब्राल्टर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया जिब्राल्टर कहां पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये देखिए ये है भूमध्य सागर जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अब जिब्राल्टर जो है ये पोर्शन है, ठीक है, जो ब्लैक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, जिब्राल्टर बोलते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसका नाम है जिब्राल्टर जलडमरू संधि। अब ये कौन सा है, एस शेप में आने वाला एक महासागर है जिसको हम अंध महासागर या फिर एटलांटिक ओशियन बोलते हैं। एटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन, जिब्राल्टर की संधि, ठीक है, जिब्राल्टर की संधि किन दो देशों के बीच में है, तो एक देखिए ये वाला कंट्री है यहां पे, एक है ये कंट्री। तो देखो ये है स्पेन और मोरक्को कंट्री के बीच में, स्पेन और मोरक्को कंट्री के बीच में आती है आपकी कौन सी, तो ये ध्यान रखना है, ये आती है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, जलडमरू संधि। ये तो इस्थमस है, तो पनामा इस्थमस जो है नॉर्थ को साउथ से जोड़ रहा है। अब जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है किसको जोड़ रहा है, तो ये कैरेबियन सागर को, सॉरी एटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट जो है पानी के भाग को जोड़ता है, इस्थमस भूमि के भाग को जोड़ता है, बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है साथ में, ठीक है भाई। अगली हम यहां पे बात की थी स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर इजिप्ट में पड़ती है, ठीक है, स्वेज नहर कहां पड़ती है, इजिप्ट में, ठीक। तो तकरीबन 193.3 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है ना। अच्छा ये पनामा नहर कितनी लंबी है भाई, तो ये सिर्फ 82 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, 82 किलोमीटर है। स्वेज नहर जो है 193 किलोमीटर है। चलो भाई ठीक है, 193 किलोमीटर लंबी है ये। चलो कहां कहां है, हमने देखा ये आपका सारा का सारा भूमध्य सागर है, और ये जोड़ती किसको है, तो ये वाला पोर्शन है रेड सी, रेड सी, लाल सागर जिसको कहा जाता है। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ रही है, ठीक है भाई। कहां है, इजिप्ट कंट्री के अंदर है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इजिप्ट में पड़ती है स्वेज नहर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1859 से लेकर 69, 10 सालों में हुई है ये, 1869 से 59 से 69 के बीच में। अब देखिए, अब ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए यहां से जाकर, मतलब भारत से व्यापार करने के लिए इंग्लैंड वालों को यहां आना पड़ता था, इतना लंबा रूट जो है वो खोजा गया था, ठीक है भाई। लेकिन इसको शॉर्ट करके स्वेज नहर से यहां से एंट्री करके बहुत इजीली जो है यूरोपियन कंट्री के साथ व्यापार करना इजी हो गया था। इसीलिए देखो सबसे पहले तो ब्रिटेन ही इस पर कंट्रोल करता था स्वेज नहर को, ठीक है, बाद में फिर ये इजिप्ट के अंदर चला गया है, ठीक। तो एक स्वेज नहर ये रही, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्वेज नहर किस किस से, लाल सागर से भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है, ठीक है। किस देश में है, तो ये आपकी पड़ती है इजिप्ट के अंदर। कब बनी थी, 1869 में बनकर तैयार हो चुकी थी। 193 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। तो एक जिब्राल्टर की संधि पढ़ लिया हमने, ठीक, ये वाला पोर्शन एक पढ़ लिया हमने, स्वेज नहर एक पढ़ लिया,
इस्थमस किसका? पनामा का। चलो इसके अलावा और कौन कौन से हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आती हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब ये वाला पोर्शन देखो, जलडमरू संधि है क्योंकि यहां दो, इधर भी पानी है इधर भी पानी आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है? बाब अल मंदेब। बहुत बार ये कमीशन में, टीजीटी कमीशन 2018 में भी पेपर में आ चुका है ये। बाब अल मंदेब जो है कहां पर है ये? तो ये देखो लाल सागर, अगेन लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी के साथ जोड़ता है। ये जो है एडन की खाड़ी है ये पोर्शन, ठीक है। तो ये यमन कंट्री है, ये आपका फिर अरब है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपने किस किस के साथ है। तो यमन को, यमन जो देश है, यमन और अरब पेनिनसुला ये प्रायद्वीप है। देखिए मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है विश्व का, तो ये वाला है। देखो इस तरह से, यहां भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी है, ठीक। तो ये यमन कंट्री और अरब प्रायद्वीप के साथ इसको अलग करता है बाब अल मंदेब। जोड़ किसको रहा है? लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से इसको जोड़ रहा है। इसी के साथ हॉर्मूज की संधि आती है। बाब अल मंदेब हो गया ये वाला पॉइंट, हॉर्मूज की संधि होगी ये वाला पॉइंट, हॉर्मूज, हॉर्मूज की स्ट्रेट, हॉर्मूज स्ट्रेट जो है। अब ये कहां पे है? देखिए भाई ये है पर्शियन गल्फ, इसको बोलते हैं हम पर्शियन गल्फ। फारस की खाड़ी जो कहा जाता था, फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी जिसको बोलते थे। और दूसरा कौन सा है? गल्फ ऑफ ईरान, गल्फ ऑफ ईरान ये वाला पोर्शन, ठीक है। या इसको आप क्या कह सकते हो? गल्फ ऑफ ईरान भी बोल सकते हैं, अरब सागर भी इस पोर्शन को आप बोल सकते हो, बाद में आगे जाके वो अरब सागर बन जाता है, ठीक है भाई। तो इस पोर्शन में हॉर्मूज की जलडमरू संधि जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाब अल मंदेब है, हॉर्मूज है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है बहुत बार, ठीक। चलिए फिर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अभी हमने इस्थमस की जो बात की है वो कौन सी रही है? तो पनामा इस्थमस, ठीक है। कौन सा? पनामा इस्थमस। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। अच्छा यहां पे एक मलक्का स्ट्रेट आ रही है, ये मलक्का स्ट्रेट कहां पर है? तो मलक्का स्ट्रेट जो है ये आपकी मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया वाला जो पार्ट आता है उसके साथ इंडोनेशिया के बीच में है ये, ठीक है, उसी में आता है ये मलक्का जो है। तो ध्यान रखना है मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, सिंगापुर के साथ इसमें आता है। ध्यान दें किन दो पानियों को जोड़ रहा है ये? तो एक तरफ तो आता है अंडमान सागर, हमारा वाला अंडमान सागर, और एक आता है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी जो है, उन दोनों को ये कनेक्ट करता है मलक्का स्ट्रेट, ये भी आपने याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ रहला? रहला जो है किसकी पुस्तक है? तो देखो भाई रविंद्रनाथ टैगोर की जी नहीं, लियो टॉल्स्टॉय की नहीं, इब्न बतूता, ठीक है। तो इब्न बतूता, अच्छा ऊपर हो गए हैं, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, बी वुड बी द राइट आंसर। इब्न बतूता जो है रहला इन्होंने लिखी थी, इंडिया में रहते हुए जो इन्होंने इंडिया को सर्च किया था वो देखा था। अब मोरक्को के थे ये, मोरक्को कंट्री के थे, इतने सारी जगहों से घूम के आए, 1330 के आसपास ये भारत पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन इस समय भारत के राजा थे? तो उस समय 1325 में एक राजा बने थे जिनका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक। तो बस ये नाम याद रखना, जिसको पढ़ा लिखा गवार भी बोलते थे इसको, ठीक है, क्योंकि इसने 5 डिसीजन ऐसे लिए थे जो कि फेल हो गए थे बहुत बड़े बड़े बाद में, ठीक है। और 1337 में इसने हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में भी अटैक किया हुआ था, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया? इब्न बतूता, ठीक है। इसकी किताब क्या है? रहला। था कहां से? मोरक्को का था ये, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक हम देख चुके हैं बहुत बार, गीतांजलि इनकी बुक है, ठीक है। और काबुली वाला भी इनकी एक बुक है, काबुली वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, काबुली वाला ध्यान रखनी है। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय जो थे
एक महात्मा गांधी, एक ये राइटर थे, कहां से, रशिया से, रशिया के एक रशियन राइटर थे ये। महात्मा गांधी भी इनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, बहुत इनको एडमायर करते थे ये, ठीक है। इनकी जो बुक थी टॉल्स्टॉय की, द किंगडम ऑफ गोल्ड, द किंगडम ऑफ गोल्ड इज विदिन यू, इज विदिन यू, इस तरह से थी एक बुक। इसी बुक से वो ज्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी, और उन्होंने अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम भी खोला था, ये आपने सुना भी होगा। विलियम शेक्सपियर को सभी जानते हैं। विलियम शेक्सपियर जो थे रोमियो जूलियट जैसे उन्होंने नाटक जो है लिखे हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इलाहाबाद। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो देखिए लखनऊ में कौन थे, एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। लखनऊ में कौन हुआ करते थे, तो बेगम हजरत महल, ठीक है भाई। कानपुर में कौन थे, तो नाना साहेब और तांत्या टोपे, है ना, नाना साहेब के ढोंडू पंथ भी बोलते थे, ठीक है। कानपुर वाला आपको याद रखना है। साथ में बिहार में मियां कुंवर सिंह सबसे ओल्डेस्ट थे, 80 साल के व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है। एक ये पढ़ते हम, ठीक है। और फैजाबाद में कौन थे भाई, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। ये कहां मिले थे, फैजाबाद में। अब हम बात करते हैं ऑलरेडी, तो बहादुर शाह भी थे। बहादुर शाह दिल्ली में थे भाई। दिल्ली में कौन, मुगल थे। ऑप्शन से निकालते हैं, चलो आंसर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। देखो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि वो मुगल राजा जिनकी कब्र जो है भारत के बाहर है, रंगून में इनको अरेस्ट करके जो है जेल में डाला गया था, ठीक। एक बाबर है और एक जहांगीर है इनकी, और ये तीसरे जिनकी भारत से बाहर इनकी कब्र है, ठीक है। लियाकत अली, चलो देखते हैं। बेगम हजरत महल, ये तो लखनऊ से हैं। वीर कंवर सिंह या फिर कुंवर सिंह जो है इनका नाम, ये बिहार के थे। सही आंसर क्या होगा इसका फिर, लियाकत अली। तो जो इलाहाबाद में थे वो लियाकत अली जो थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसमें हमने पढ़ा इसका जो एक प्रतीक बन गया था, रोटी और कमल, रोटी और कमल, कमल का फूल और रोटी जो है घरों घरों में एज अ सिंबल रिवॉल्ट का वो भेजा जा रहा था, राइट। तो ये ध्यान रखना है। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में नाना साहेब थे, बिहार में मियां कुंवर सिंह थे, ठीक है। इलाहाबाद में नए हमने पढ़ लिया लियाकत अली, और फैजाबाद में तो मौलवी अहमदुल्ला थे ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेवन सिस्टम। 7 बहनों में कौन सा राज्य जो है वो नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई सीधी सी बात है, सिक्किम जो है वो नहीं आता है, ध्यान दें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिक्किम को 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं डालते हैं। तो मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, क्लियर। फिर मेघालय है, ठीक है। मेघालय के बाद मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर हो चुका है, त्रिपुरा हो चुका है, सिक्किम हो चुका है, 6। एक रह गया, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं। सिक्किम उसका पार्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। साथ ही में यहां मुझे अरुणाचल प्रदेश से याद आया, एक बहुत बार पेपर में यह भी पूछा जाता है कि अरुणाचल का पुराना नाम क्या हुआ करता था। तो अरुणाचल प्रदेश को एक टाइम ऐसा था जब उसको नेफा कहा जाता था। क्या बोलते थे भाई, तो इसको नेफा कहा जाता था, ठीक है। नेफा का मतलब क्या था भाई, तो इसको हम क्या बोलते थे, नेफा क्यों कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
एजेंसी, ये ब्रिटिश राज में ये नाम दिया गया था बहुत टाइम से पहले, तो इसको 1954 से लेकर 1972 तक भी ये कहा जाता था, ठीक है, 72 74 तक जो है इसको ये कहा गया है। क्लियर, 2 और 4 मतलब उस समय इसको हटा दिया। 2 में एक्चुअल में इसके लिए हटाने की बात या नया कुछ यूनियन टेरिटरी की बात भी आई थी, ठीक है, फिर इसको यूटी बनाया गया था। तो ध्यान रखना है बस इतनी सी बात कि नेफा किसका नाम था, तो अरुणाचल प्रदेश को पुराने समय में नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी इसको बोला जाता था। बस इतना क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी संविधान जो है वो किसको कहा जाता था, लघु संविधान। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो आया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़े चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी ने किए थे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखिए कैसे कैसे हैं। तो प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना के अंदर इसमें कुछ नए शब्दों को जोड़ा गया था भाई। कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवाद, समाजवाद, सोशलिस्ट, फिर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हो आप, निरपेक्ष, ठीक है, सेक्युलर और बंधुत्व मतलब भाईचारे का। इसको दो नाम बोल सकते हैं, इंटीग्रिटी भी बोल सकते हैं। इंटीग्रिटी मतलब एकीकरण, एकता, और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा वाला, ठीक है। तो ये भी माना जाता है। तो प्रियम्बल प्रस्तावना, इसमें अभी तक सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। वो कब हुआ है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। प्रस्तावना में बदलाव सिर्फ एक ही बार लाया गया है इसी साल, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो लाई गई, जिससे कि भाग 4A और आर्टिकल 51A जो है वो ऐड किया गया था। आर्टिकल 51A भी इसमें लाया गया था, तो ये भी ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने रशिया से कॉपी की थी और इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है। इसके साथ और क्या किया गया था, तो भाई देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 चीजें थी जो कि स्टेट लिस्ट से, राज्य की सूची से कन्वर्ट करके कंकरंट लिस्ट, समवर्ती सूची में जोड़ी गई थी। क्या क्या चीजें थी वो, तो भाई एक थी एजुकेशन, ठीक है, एक थी फॉरेस्ट, एक थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से चीजें, एक था वेट एंड मेजर, माप एंड तोल जो थे, है ना, बाट मानना, जो नापने के लिए जो यूज करते थे हम, ठीक है वो, और साथ में जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, खासकर कौन सी वाली, राज्य से मतलब हाई कोर्ट से नीचे वाले जो हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, वो भी सेंटर और स्टेट के साथ मिलकर काम किया जाता है, मतलब कंकरेंट लिस्ट के अंदर उसको जोड़ा जाता है, राइट। ये हो गया। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1978 में आई है। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है भाई, इसमें हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको बदल दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये आपका एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ठीक है, लीगल राइट है। तो आर्टिकल 31 को डिलीट करके इसको शिफ्ट किया गया था आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उसको कानूनी अधिकार जो है वो बनाया गया था। तो ध्यान रखें 300A आर्टिकल में है अब वो, ठीक है, और वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में बदला गया था। पहले ये फंडामेंटल राइट होता था, अब ये आपका सिर्फ लीगल राइट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। चलिए जी, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। मनी बिल आर्टिकल 110, अनुच्छेद क्या है 110।
अच्छा, मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूं, पर हम चलो बात कर ही लेते हैं कि एक होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक 107, ठीक है। एक होता है धन विधेयक, जो ये है धन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक, वित्त फाइनेंस 117 आर्टिकल। तो फाइनेंस और मनी बिल में डिफरेंस क्या है? तो देखिए सिर्फ डिफरेंस क्या है, दोनों ही पैसे से संबंधित हैं, पर जब भी आपको टैक्स आ गया, मतलब किसी भी टाइप का कंट्री के अंदर कोई टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, नया टैक्स बनाना है, तो वो डायरेक्टली मनी बिल के अंदर आएगा, फाइनेंस बिल में वो नहीं आता है, ठीक है भाई। दूसरी ये चीज, जितने भी हमारी लिस्ट फंड हैं, मान लो कंट्री के पास, देश के पास दो टाइप के फंड होते हैं, एक को बोलते हैं हम संचित निधि, संचित निधि, ठीक है, संचित निधि, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, सारा पैसा होता है इसके अंदर, और कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड, ये दो टाइप के फंड होते हैं। आकस्मिक निधि इसको बोलते हैं, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक, आकस्मिक निधि। तो ये इन फंड से किसी भी टाइप के अगर एक्स्ट्रा पैसे जो है निकालने हैं, कंटीजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड, तो वो बिल भी मनी बिल के अंदर ही आएगा, बस ये डिफरेंस है। इसके अलावा जो आपके पैसे से संबंधित जो कोई भी टाइप के बिल आते हैं वो फाइनेंस बिल के अंदर जाएंगे, तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिए, ठीक है भाई। फाइनेंस बिल कौन उठाएगा? तो देखिए फाइनेंस बिल राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जाता है, प्रेसिडेंट पहले से ही वो, देखो राष्ट्रपति जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाते हैं तो वो एंड में जाते हैं, वो लास्ट 5th स्टेप होता है, वो बिल को कानून बनाने के लिए स्टेप 1 2 3 4 जाते हैं, ठीक है, 5 स्टेप होते हैं। पहले राउंड में तो वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, दूसरे में कमिटीज जांच वगैरह बैठती है, इसमें बहस होगी, इसमें वोटिंग होती है, इसमें वोटिंग भी होती है, बहस भी होती है, और चौथे में दूसरे सदन में भेजा जाता है, और पांचवें में सिग्नेचर। तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जैसे कि मनी बिल, राष्ट्रपति पहले ही साइन करके कहता है कि भाई अब उठाओ, पार्लियामेंट में अब मनी बिल जो है उठाया जाए, चलो ठीक है भाई। लेकिन देखो मनी बिल उठाना इसे सिर्फ बोला है, सिग्नेचर किया है, मनी बिल मंत्री लोग उठाते हैं, ध्यान रखना सिर्फ मंत्री लोग उठाएंगे, बाकी सदस्य नहीं उठाते हैं, सिर्फ मंत्री उठाते हैं। चलो भाई ठीक है, राष्ट्रपति के बोलने पे मंत्रियों ने उठा दिया। अभी कौन डिसाइड करेगा कि उसको मनी बिल की कैटेगरी में डालेंगे या फिर फाइनेंस बिल की कैटेगरी के अंदर डालेंगे? तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही उठेगा और किसी सदन में नहीं उठता है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है इसके लिए। मतलब लोकसभा में अगर इसको पास कर भी दिया तो राज्यसभा में इसको 14 डेज दिए जाते हैं कि आप इसको पढ़ लो, बात कर लो बस, और इसको पास ही समझा जाता है, ठीक है। इसीलिए तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू बुग्याल? बुग्याल क्या होता है? तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें, यह है भारत, ठीक है, यहां पे है आपके 3 पर्वत श्रृंखलाएं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 हैं जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद चलती हैं ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की रेंज, ठीक है। तो मध्य हिमालय में जो लेसर हिमालय है, मध्य हिमालय है, वहां पे घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। अच्छा, मध्य हिमालय में जो कश्मीर में मिलेंगे उसको मर्ग कहा जाएगा, मर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मर्ग घास के मैदान। ये छोटे छोटे घास के मैदान मध्य हिमालय में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब जब आप इधर आओगे उत्तराखंड में, तो पूर्वी साइड द्वार मिलते हैं, जैसे हरिद्वार, फलाना द्वार, बहुत सारे द्वार है वहां पे, और इस तरफ को जो मिलते हैं उसको बुग्याल कहते हैं। तो उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान जो मध्य हिमालय के अंदर हैं उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल कहा जाता है। तो ग्रासलैंड सिचुएटेड इन दी हाई माउंटेन्स वुड बी द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है, बुग्याल घास के मैदान है, सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं बुग्याल घास के मैदान है जो कि मध्य हिमालय में आने वाले छोटे घास के मिडोज मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है। कहां होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं, बस ये भी आपने याद कर लेना है,
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अभी हम कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहे थे, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, वो सूची जहां पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है कानून बनाते हैं। अदरवाइज हमारे पास स्टेट लिस्ट है और एक सिंपल यूनियन लिस्ट है, राइट। तो कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या क्या लिया है, तो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना में जो भाषा का यूज किया गया है उसको कॉपी किया गया है, कंकरेंट लिस्ट कॉपी की गई है, साथ ही में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा बिठाना, यह भी हमने कहां से लिया है, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और क्या लिया है भाई, तो कॉमर्स एंड ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन, एक भारतीय जो हमारी भौगोलिक बाउंड्रीज है उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे किया जाना, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही कॉपी किया हुआ है। 4 चीजें हैं जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ध्यान देना है, प्रियम्बल में यूज की गई भाषा, प्रियम्बल इटसेल्फ हमने यूएसए से लिया हुआ है, अमेरिका से, लेकिन प्रियम्बल में जो भाषा लिखी है जिस प्रकार की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली है, कॉमर्स एंड ट्रेड और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। चलो भाई अमेरिका की बात कर लेते हैं, ऑप्शन में है तो यूएसए से लिए हमने प्रियम्बल, प्रस्तावना, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने, यूएसए से लिए हुए फंडामेंटल राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है हमने कि हमारा भारत का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला देश कौन था, यूएसए, जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन आता है सबसे पहला संविधान किसका था, तो वो था ब्रिटेन का, पर लेकिन उनकी एक प्रॉपर बुक नहीं थी, कंपाइल्ड की हुई एक प्रॉपर बुक नहीं थी, वो अमेरिका ने किया हुआ था, ठीक है ना। चलो भाई ये भी ले लिया हमने, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, और प्रेसिडेंट और हमारे कौन होते हैं साथ में, जजेस, चीफ जस्टिसेस, किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको जब इनके पोस्ट से हटाने के लिए जो प्रोसेस लगती है, जिसको हम महाभयोग बोलते हैं, भाई सबने पढ़ा हुआ है, इंपीचमेंट, इंपीचमेंट प्रोसेस, ये भी हमने यूएसए से ही लिया हुआ है, ठीक। जर्मनी से हमने इमरजेंसी ली हुई है। ध्यान दें किन कारणों से इमरजेंसी लगेगी, कैसे इमरजेंसी लगाई जाएगी, क्या तरीका रहेगा, वो लिया है हमने 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से, ठीक है। तो भाई ये क्या लिया है, जर्मनी से जो हमने लिया हुआ है उसका नाम है इमरजेंसी के दौरान जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ये लिया है हमने जर्मनी से, तो ध्यान रखना है। फ्रांस से क्या लिया है, तो देखो हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 89 से लेकर 1799 तक, समथिंग इस तरह से जो हुई है फ्रांस की क्रांति, ध्यान रखना है आपने। तो उससे हमने 2-3 शब्दों को लिया था, जैसे कि आपका बंधुत्व, फ्रेटर्निटी या इंटेग्रिटी, ग्रेटी या फिर फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ठीक है, और इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, ये 2-3 शब्दों को हमने फ्रांस से कॉपी किया हुआ है। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। बाकी की भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहां से लिया हुआ है, मतलब कि केंद्र सरकार के पास मेन शक्तियां हैं और कुछ शक्तियां राज्यों में भी बांटी गई है, संघात्मक भी रखा गया है, तो वो कनाडा से लिया हुआ है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है वो, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली हुई है, ठीक है। पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको ब्रिटेन से मिलेगी, जुडिशियल सिस्टम से चीजें आपको यूएसए से मिलेंगी, ठीक। तो इस तरह से आपको जो है वहां मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, कौन सा आकार में सबसे छोटा ग्रह है, तो भाई मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ,
फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रह जो है आपके रहते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी है, बुध है, ठीक है ना, बुध ग्रह सबसे छोटा है। अच्छा, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? रेड प्लैनेट। तो मार्स को बोलते हैं भाई, मार्स मतलब मंगल, हिंदी में लिख लेता हूं मंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है इसमें देखने को ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी रेड कलर की है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं? सैटर्न के हैं, मतलब शनि के हैं। शनि के सबसे ज्यादा जो है आपको सैटेलाइट मिलेंगे, ठीक। सूर्य के चारों तरफ सबसे तेज कौन घूमता है भाई? तो मर्क्यूरी घूमता है। सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो वरुण आएगा, सॉरी अरुण, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं हम नेपच्यून, राइट। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। सबसे गर्म कौन सा है? तो वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। शुक्र सबसे गर्म है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो 97% है, सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक। पृथ्वी की जुड़वा बहन है ये, आकार में बराबर है और सबसे नजदीक ग्रह भी यही है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन होता है। और साथ में सुबह का तारा, सांझ का तारा कौन है? तो वीनस है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे, बहुत बेसिक है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज टूकान? टूकान क्या है? टूकान एक्चुअल में एक बर्ड है, ठीक है, एक चिड़िया है जिसकी बहुत लंबी चोंच होती है। मतलब इस तरह से चिड़िया होगी, लंबी चोंच, ये ब्लैक कलर की होगी और यहाँ पे येलो कलर की इसकी चोंच रहती है। आपने बहुत सारी मूवीज में, जैसे कि द लायन किंग जो 1991 में एक मूवी आई थी, एनिमेटेड डिज्नी की मूवी है, उसमें भी ये चिड़िया देखने को मिली होगी आपको। टूकान जो है, ये चिड़िया जो है, इसकी चोंच बहुत मोटी और लंबी होती है ये, ठीक है ना, टूकान बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज राज्यसभा डिसॉल्व्ड? राज्यसभा को कितने वर्षों के बाद जो है वो भंग कर दिया जाता है? तो देखिए भाई, ये है हमारी लोकसभा, ये है राज्यसभा। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा का आर्टिकल है 80, 79 है संसद, 80 है राज्यसभा, 81 है लोकसभा, ठीक। लोकसभा को लोअर हाउस, इसको अपर हाउस बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट चेंबर बोलते हैं, इसको सेकंड चेंबर कहा जाता है, ठीक है, वो ध्यान रखना आपने। और इसके मेंबर्स कितने हो सकते हैं टोटल? 552। प्रेजेंट में कितने हैं? 543 हैं, ठीक है ना। इसमें अधिक कितने हो सकते हैं? 350 हो सकते, सॉरी 250 हो सकते हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 245 हैं। कुछ सीटें देखो खाली हो जाती हैं, तो उपचुनाव करके जो है उनको भर दिया जाता है, राइट, इस तरह से। अब लोकसभा का कार्यकाल, इसका हेड कौन होता है भाई? स्पीकर। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। राज्यसभा का कौन होता है? चेयरमैन, सभापति इसको बोलते हैं। और ये होता कौन है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। हमेशा वाइस प्रेसिडेंट कहां बैठेगा? राज्यसभा में बैठेगा। चलो भाई, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको कभी भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, ठीक है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल, कई बार 6 साल भी काम कर सकती है। 6 कब करेगी? जब इमरजेंसी लग जाती है, तो इलेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए उसका 1 साल और बढ़ा दिया जाता है, राइट। तो और इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट ईयर में लगी इमरजेंसी, इमरजेंसी को लगना होगा 5th स्टेज में जब होगी तो इमरजेंसी लगेगी। उस साल फिर इलेक्शन नहीं होंगे, अगले साल का रख दिया जाएगा। चलो ठीक है भाई। और राज्यसभा का कार्यकाल वो इनफाइनाइट है, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बस क्वेश्चन यही है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है? राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनका कितना कार्यकाल होता है भाई? तो इनका 6 इयर्स का टेन्योर होता है। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 जो है वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं, पर इनका मेंबर्स का कार्यकाल 6 इयर्स होता है। राज्यसभा का कार्यकाल इनफाइनाइट है, मतलब कभी भी इसको बंद नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अली ब्रदर्स वर रिलेटेड टू, अली ब्रदर जो है वो किससे संबंधित रखते हैं? वहाबी मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, खाकसर मूवमेंट से, या फिर खिलाफत मूवमेंट से?
तो देखिए अली बंधु जो हैं खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड हैं ये, ठीक है, क्लियर, ठीक है, किससे? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919 में चला था, जब क्या किया था, तुर्की में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, खलीफा की पद्धति को बंद कर दिया था। मतलब मुस्लिम धर्म में खलीफा एक सबसे बड़ा जो है उसको माना जाता था, ये खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने, इसको बंद कर दिया। वो टर्की में था, तो उसी का विरोध करते हुए भारत में भी खिलाफत मूवमेंट जो है, गांधी ने भी उसमें प्रचार प्रसार किया था बहुत ज्यादा, ठीक है, 1919 में हुआ था ये। और मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ने बहुत ज्यादा इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया था, जिसको अली ब्रदर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें इसी में ही, तो वहाबी मूवमेंट क्या है भाई? तो वहाबी मूवमेंट जो था ये 18वीं शताब्दी में अरब पेनिनसुला, ठीक है, अरब प्रायद्वीप में चला था। इसमें क्या था कि प्यूरिफाई करना है मुस्लिम को, वो मुस्लिम लोग उनको जो मतलब नए बने हैं। देखो मुस्लिम धर्म में एक माना जाता है कि एक नए वाले हैं, एक पुराने वाले हैं। पुराने वाले जो हैं वो रियल हैं, नए वाले जो हैं कन्वर्ट होके बने हुए हैं, राइट। तो उसको भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो ये अरब में चला था वहाबी मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें मोहम्मद वहाब करके एक पर्सन थे, मोहम्मद वहाब, ठीक है, उन्होंने ही चलाया था वहाबी, बहुत इजी है नाम। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, मतलब कौन सा, 8 अगस्त को चला था ये, ठीक है। गांधी ने डू और डाई का नारा दे दिया था। अच्छा, एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में वाइसराय कौन थे? तो वो थे लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो जो थे वो वाइसराय हुआ करते थे भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारे पास खाकसर मूवमेंट है, ठीक है। खाकसर आंदोलन जो था वो हुआ है 1931 में। ये भारत में हुआ था ये मूवमेंट, जिसमें मुस्लिम धर्म से रिलेटेड ही एक सोशियो पॉलिटिकल जो था ये मूवमेंट था। बाद में ये बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे पॉलिटिकल बन जाता है। और ये अल्लामा खान मुशरिकी, कुछ ऐसा नाम था उनका, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना इसको। मुशरिकी ने शुरू किया था ये, बस इतना याद है मुझे, इतना आप प्लीज इसको ध्यान एक बार चेक कर लेना। 1931 में ये शुरू हुआ था। इसमें क्या था, ये लाहौर में शुरू हुआ है, लाहौर के अंदर, ठीक है। क्या था, जो ये डिफरेंस था अमीर और गरीबों का, उसको खत्म करना था, इक्वालिटी लेके आनी थी मुस्लिम रिलीजन के अंदर। उस बेस पे जो है ये चलाया गया था। बाद में तो फिर ये ब्रिटिश को मूवमेंट भी चला, एज अ ब्रिटिश को बाहर निकालने वाला क्विट इंडिया मूवमेंट टाइप से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये ध्यान रखना है, अली ब्रदर्स किससे रिलेटेड है? खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, जो 1919 में चला था ये, 1919 में, क्योंकि तुर्की में खलीफा की पद्धति पदवी जो थी वो खत्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, उसका एजिटेशन भारत में चला था। गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, कौन था भाई ये? तो बहुत बार देख लिया हमने, हिटलर, ठीक है ना, हिटलर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भाई कितनी बार पढ़ा हमने, सेकेंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कब आया था? 1956 से 61 के बीच में। क्या हुआ? इंडस्ट्रीज लगी थी, कौन कौन सी? राउरकेला। कहां है राउरकेला? ओडिशा में। किसने बनाई? जर्मनी ने बनाई। चलो भाई ठीक है। दूसरा भिलाई, भिलाई भी बोलते हैं, भिलाई भी बोलते हैं। कहां है भाई? छत्तीसगढ़ में। किसने बनाई? रशिया की सहायता से भाई। और तीसरा हो गया हमारा दुर्गापुर, जो कि कहां है? वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। किसने बनाई? यूके, ब्रिटेन की सहायता से जो है ये बनाई गई है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में 56 से 61 के बीच में आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील इंडस्ट्रीज एंड आयरन इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। राउरकेला स्टील इंडस्ट्री ओडिशा में है, जर्मनी की सहायता से बनाई गई। भिलाई छत्तीसगढ़, रशिया की सहायता से बनाई गई। और दुर्गापुर स्टील प्लांट
ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब, इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन नोबेल प्राइज। देखिए हमने पहले बात की थी 1913 में नोबेल प्राइज मिला, 1910 में इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, गीतांजलि, ठीक है ना, ये बुक लिखी थी इन्होंने जिसके ऊपर इनको ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब शुरू हुए, यहां से मुझे याद आया हमने पढ़ा था 1901 में शुरू हुए थे एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम से, जिन्होंने टीएनटी या फिर मतलब बॉम्ब का एक तरह से खोज किया था, है ना, डायनामाइट का खोज किया था एक्चुअल में, ठीक है। चलो भाई किस फील्ड में दिया जाता है, तो हमने पढ़ा केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, पीस में, लिटरेचर में, ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में, ठीक, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, 5 6, एक और होता है अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा वो, अच्छा लिटरेचर हो चुका है, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, ये साइंस के लिए जाता है, और लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हाँ बस इतनी ही है। चलो इकोनॉमिक्स कब आया, 1969 के अंदर आया। बाकी स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो देती है, नॉर्वे देती है पीस वाली, ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। एक ही में 3 लोगों को मिल सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कैलाश सत्यार्थी 2014 में उनको मिला है, 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, ठीक। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर द कोस्ट लाइन। समुद्री तट से कितने कितने हैं भाई, 6 राज्य हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, तो 9 स्टेट्स हैं जो कि समुद्र के साथ टच करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे पक्का कर लेते हैं हम, ठीक, ये इंडिया का मैप है, आप सभी देख रहे हैं, ये कोस्टल लाइन है टोटल जो इंडिया की। चलिए फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनके कुछ नाम हैं जो बहुत ही पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात की है, ठीक है ना, सबसे लंबी यहां तक, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, सबसे लास्ट आता है 9th नंबर पे गोवा, 8th नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल, राइट। तो यहां से लेकर ये प्रायद्वीप भी है, इसी को ही हम प्रायद्वीप पोर्शन भी बोलते हैं, पेनिनसुलर, यहां पानी, नीचे पानी, इधर भी पानी है, राइट। चलिए अभी यहां पे कुछ तटों के नाम हैं, जैसे कि ये है कच्छ, कच्छ का तट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोर्शन को कहा जाता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। मुंबई से लेकर गोवा तक इसको बोलते हैं हम कोंकण तट, ध्यान रखें कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है, ठीक। कर्नाटक में आता है कन्नड़ तट, या कनारा भी बोलते हैं इसको, कनाडा तट। और केरला में आता है वेरी इंपॉर्टेंट मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। तमिलनाडु में आता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, राइट। यहां हो गया आपका आंध्रा, आंध्रा तट, इसको गाइज उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। यहां पे आता है आपका उत्कल, उड़ीसा में उत्कल तट, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उत्कल द्राविड़, द्राविड़ उत्कल, देखो सिंध यहां पे आता है, पंजाब यहां आता है, सिंध, मराठा यहां पे आ गया, ठीक है। द्राविड़ इस क्षेत्र को भी बोलते हैं द्राविड़, ठीक है, द्रविडियन जाति के लोग रहते हैं इस पूरे पोर्शन में, ठीक है। फिर उत्कल और फिर लास्ट में बंगा। तो देखो हमारा जो ये बना था, इस तरह से राष्ट्रगान भी बना था कि कौन कौन से प्रोविंसेस, प्रांत जो थे वो भारत में थे। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी पश्चिमी तट है। अब पश्चिमी तट कौन सा है भाई, तो मालाबार तट पश्चिमी तट है, ठीक है। कौन सा पूर्वी तट है, ये सारे पूर्वी तट हैं, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी तट हैं। तो यही पूछे जाते हैं कौन से हैं, जिसमें मालाबार और कोरोमंडल मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है अभी हमने। अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या करंट अफेयर से बात करें, करंट अफेयर की बात करें तो हमारी कोस्ट लाइन जो है वो बढ़ चुकी है,
क्योंकि उस समय पुराने समय में जो थे वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनको हम प्रॉपर वे से फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और बहुत सारे जो हमारे यूनियन टेरिटरीज, कुछ आइलैंड हैं, उनको हमने नहीं किया था। ठीक है, वैसे भारत की पूरी कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन अब कहते हैं, अभी करंट अफेयर में आया था ये न्यूज कि ये बढ़ चुकी है। अब इसको हम 15,000 के आसपास देख रहे हैं। ठीक है ना, लगभग इतनी जो है वो आ चुकी है। वो क्लियर? तो वो चलो हम उसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही चलनी है कि भारत की कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इंडिया का और तटों का याद रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास कौन सा आएगा? तो 9 है। अगला है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन इन। तो सबको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू किया गया था, ब्रिटेन में शुरू हुआ है। तकरीबन 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने करा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार। मैग्ना कार्टा पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, पार्ट 3 मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक चलता है। फंडामेंटल राइट ऑन दी अदर हैंड 14 से 32 तक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट यहां से यहां तक आते हैं, बाकी पार्ट 3 12 से 35 के बीच में आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेट्यू सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्य माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अगर हम फिर से अगेन मैं इंडिया का मैप यूज करना चाहूंगा यहां पे, देखिए आपके लिए बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहां है, ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला यहां है। ठीक, इस तरह से। तो ये दो माउंटेन रेंजेस हमारे यहां पे नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को मिलती है। यहां पे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक, अब भारत में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो प्लेट्यू है दैट इज ये वाला दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। आई होप आपको विजिबल क्लियर होगा। ये दक्कन का पठार ये ट्रायंगुलर शेप में है क्योंकि यहां पे भी एक माउंटेन रेंज आती है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, यहां आती है पूर्वी घाट। ठीक है, तो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में आपको दक्कन का पठार मिलेगा, दक्कन प्लेट्यू। हाँ, तो क्वेश्चन अब देखिए और कौन सा है। यहां पे है बुंदेलखंड का। अब बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, 3-4 है, मतलब यहां पे बुंदेलखंड, बघेलखंड और अमरकंटक प्लेट्यू, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूं यहां पे अब बुंदेलखंड, बघेलखंड और अमरकंटक पठार। अब गुजरात के जोधपुर वाला जो निचला वाला एरिया है गुजरात का, सॉरी माफ करना, राजस्थान का। ठीक है, तो राजस्थान का ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मारवाड़ बोलते हैं। मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, मारवाड़। ठीक है, तो मारवाड़ जो है ये यहां का पठार है। ठीक, अच्छा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पठार यहां है, इस पोर्शन में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है ये, इसका नाम है मालवा का पठार। ठीक, छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में आता है, छोटा नागपुर पठार। अब छोटा नागपुर पठार में गाइस देखो आपको कितने मिलेंगे। एक है रांची का प्लेट्यू, ठीक है, एक है हजारीबाग और एक है आपका कोडरमा प्लेट्यू। ये 3 पठार मिलकर क्या बनते हैं, छोटा नागपुर का पठार बनते हैं, तीनों मिलके। ठीक है, तो दक्कन का पठार हो गया, मारवाड़ का पठार राजस्थान के दक्षिणी पार्ट में, मालवा का पठार इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, बुंदेलखंड, बघेलखंड और अमरकंटक पठार, छोटा नागपुर पठार, यहां पे मेघालय का पठार है और ऊपर लद्दाख का पठार है। लद्दाख भी एक प्लेट्यू है। ठीक, तो ध्यान से और धीरे धीरे आपको याद करना है। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइस। चलिए जी, अब यहां पे एक चीज देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ। तो दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा आएगा, एक होगी अरावली पर्वत श्रृंखला, एक होगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, राइट। तो चलिए फिर इसका सही आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहां पे
चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो छोटा नागपुर पठानी, मारवाड़ का भी नहीं होगा, मालवा का प्लेटियो, मालवा, सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मालवा का पठार। चलो, हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? ठीक है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको कहा जाता है? वेरी रिपीटेड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये बोला जाता है लॉर्ड मेटकाल्फ को। ठीक है, लॉर्ड मेटकाल्फ का जो टाइम पीरियड है तकरीबन 1835 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा आपको, है ना। इनको लिबरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट की तरह ही, मतलब जो हमारी मीडिया है उस समय की जो पत्रकारिता थी उस पर ब्रिटिश कंट्री ने बहुत ज्यादा बैन लगाए थे कि वो न्यूज को नहीं फैला सकते, खासकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो उसने उसको हटा दिया था, मतलब इसने बोला कि सच्चाई दिखाओ, बाकी जरूरी नहीं है लेकिन सच्चाई दिखाओ, तो इसीलिए इसको लिबरेटर कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था 1928 में, सॉरी 1829 में, है ना। राजा राम मोहन राय ने काम किया था उसके ऊपर। ठीक है, कर्जन ने आपको पता ही 1905 में विभाजन किया कर दिया था। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन क्वेश्चन आता है वेलेस्ली और कॉर्नवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमने पढ़ा था कि वेलेस्ली ने खुद को क्या बोला था? बंगाल टाइगर भी कहा था। ठीक है, वेलेस्ली ने साथ में क्या चलाया हुआ था? तो हमने पढ़ा था सहायक संधि, सहायक संधि इसने चलाई थी। ठीक है, और कॉर्नवालिस ने क्या चलाया था? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपन को क्या कहते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं स्वशासन का पिता भारत के अंदर। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज सिस्टम को उन्होंने एक तरह से बर्थ दिया था, से कहा जाता है ऑफिशियल तौर पे स्वशासन का पिता जो है वो कहा जाता है। फिर सांप्रदायिक चुनाव का पिता किसको बोलते हैं? तो 1909 का जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार आया था। सांप्रदायिक चुनाव का मतलब है हिंदुओं के इलेक्शन अलग होंगे, मुस्लिम्स के इलेक्शन अलग होंगे। ठीक है, वो पहली बार कब हुआ? तो 1909, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव के पिता कौन है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, एक्स ऑफिशियो ध्यान रखना है, ये तभी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पदेन सभापति कहा जाता है, पदेन अध्यक्ष कहा जाता है, और मैंने आपको बोला वो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। 63 आर्टिकल यही कहता है, सॉरी 64 कहता है। 63 तो बोलता है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, फिर 64 ये कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। चलिए ठीक है भी। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी जो 4 लाख मिलती है वो किस बेस पे मिलती है? तो वो बीइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलती है, वो ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? हॉब्स के द्वारा, लॉक के द्वारा, ठीक है, मॉन्टेसोरी और अच्छा हाँ ठीक है, तो रूसो ने ये बुक लिखी है, ध्यान रखना है, रूसो ने ये किताब लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, ये थोड़ा साइकोलॉजी बेस पे भी है ये वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो भाई 8 हैं अगेन। चलिए भी खोलते हैं हम मैप इंडिया का, वहां पे पढ़ लेते हैं एक बार। पहली हमारे पास सबसे पहली है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, दूसरी मिलेगी हमें यहां पर चंडीगढ़। ठीक है, इस पोर्शन में चंडीगढ़। चौथी है दिल्ली। ठीक है, यहां है आपकी दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, दीव एक आइलैंड है, ध्यान रखना है, दीव एक आइलैंड है। दादर नगर यहां पर है, दमन और दीव इधर है। ठीक है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ती है ये। ठीक, फिर आगे हमारे अंडमान लक्षद्वीप, यहां आगे अंडमान निकोबार। ठीक है, अब इसके बाद रहती है हमारे पास पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत की एक ऐसी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, जो 3 राज्यों के अंदर है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है, पर ध्यान दें, एक पुडुचेरी केरला में है जिसका नाम है माहे। एक पुडुचेरी जो मेन है वो ये है पुडुचेरी, जहां पे विधानसभा बैठती है, पुडुचेरी। एक यहां पर है जिसका नाम है कराईकल,
और एक पुडुचेरी यहां पे है जिसका नाम है यनम। ठीक है, ये चारों पुडुचेरी हैं सबको मिला के। ठीक, तो देखो हाँ, फ्रांसीसियों से कौन सा अलग हुआ है? देखो, पुर्तगालियों से गोवा आजाद किया गया था, पुडुचेरी फ्रांसीसियों से आजाद किया गया है। फ्रांसीसी यहां पर राज किया करते थे। रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान देना है भाई। चलो, इन दोनों की क्या है राजधानी? तो इन दोनों की राजधानी श्रीनगर है। चंडीगढ़ चंडीगढ़, दिल्ली दिल्ली, दादर नगर हवेली दमन और दीव की राजधानी दमन है। ठीक है, क्या है? दमन है। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। ठीक, पुडुचेरी की राजधानी ये पुडुचेरी है प्रॉपर वाली। ठीक है, और अंडमान निकोबार की अब श्री मतलब पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, अब उसको श्री विजयपुरम बोलते हैं। श्री विजयपुरम। अब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पोर्ट ब्लेयर नाम नहीं है, बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो कितनी है भाई? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। द कंदरिया महादेव टेम्पल जो है was constructed by the king of which dynasty? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है? भाई पहली बात तो कंदरिया महादेव है कहां पे? तो ये फेमस खजुराहों के टेम्पल हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी डाला जाता है इनको। यहां पे विष्णु भी हैं, पर विष्णु मंदिर जो है वो यशोवर्मन ने बनाया है। यशोवर्मन, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है। विष्णु मंदिर जो खजुराहों के हैं वो किसने बनाए हैं? वो यशोवर्मन ने बनाए हैं। अब ये वंश कौन सा है भाई? उसी वंश ने ये कंदरिया महादेव के मंदिर भी बनाए हैं। खजुराहों के जो टेम्पल हैं वो एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये बनाए हैं आपके चंदेल वंश ने, क्योंकि बुंदेलखंड का जो इलाका है, जैसे हमने अभी पढ़ा, बुंदेलखंड पठार जो था वहां पे खजुराहो मंदिर है। चंदेल राजवंश वहां पर राज करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु इज नोन एज द की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की कुंजी किसको बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम आत्मा भी बोलते हैं, सिंपल स्पिरिट या फिर आत्मा, संविधान की आत्मा। लेकिन संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है? हार्ट एंड सोल, तो वो आर्टिकल 32 को बोलते हैं, और प्रियम्बल को भी ये बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल कहां से लिया? यूएसए से। कौन लेके आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रियम्बल किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की देन है। ठीक है, बहुत बार आता है ये। कब आया था ये? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, उद्देशीय प्रस्ताव में इसको लाया गया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। पिछला हो गया? हाँ, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई फॉर विच मूवमेंट? अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, क्विट इंडिया मूवमेंट पे दिया था 8 अगस्त 1942। बस भारत छोड़ो आंदोलन, बाकी साइड में कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अच्छा थोड़ा देख लेते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट है यहां पे कौन कौन से। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया भाई? असहयोग आंदोलन जिसको कहा गया था, तो ये आया था 1930 में, जब दांडी यात्रा की गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब आया था? कि असहयोग आंदोलन, अब सहयोग नहीं दिया जाएगा, 1920 में। ठीक है, 22 में बंद करना पड़ा, सॉरी जो वहां पे हत्या एक, हाँ चौरी में ही वो जो आग लगा दी गई थी पोस्ट ऑफिस में, सॉरी पुलिस स्टेशन में। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट 1919 में। चलो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे। इन विच ईयर वाज दीन ए इलाही एस्टेब्लिश्ड? दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी भाई? तो दीन ए इलाही किसने की? अकबर ने की। ठीक है, अकबर ने किया था। तो दीन ए इलाही की स्थापना हुई है 1982 में। ठीक है, कब हुई है? 1982 में। दीन ए इलाही क्या था? एक तरह से एक रिलीजन था, और इसको अपनाने वाला पहला पर्सन कौन बना? तो क्या नाम था उसका? बीरबल। बीरबल जो है पहला वो बना था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है ये। अकबर गद्दी पे 1556 में जरूर बैठा था, लेकिन ऑफिशियल तौर पे उसने राज करना कब शुरू किया? 1561 में। 56 में बैरम खां राज करता था, मतलब है ना, 61 तक। 61 में वो टेक ओवर कर लेता है अकबर, राइट? तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना,
1562 में दास प्रथा को खत्म किया इसने, ठीक है। 1563 में धार्मिक जो कर था, टैक्स था, वो बंद किया इसने। 1564 में जजिया कर ये बंद किया इसने, ठीक है ना, वो ये डेट याद रखनी आपने। 1571 में बुलंद दरवाजा बनाया, बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक डेट 1976, अब ये कितनी बार, सॉरी 1576, बहुत बार पढ़ लिया हमने, कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ जो है ये लड़ा गया था, ठीक। और 82 में दीने इलाही जो है वो आ गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएनओ। कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ बनाते हैं हम, यूएनओ डे बनाते हैं हम, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल है एक, जिसमें 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 15 हैं। 5 हैं परमानेंट मेंबर और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर। इनके पास वीटो पावर्स हैं। ये किसमें आर्टिकल में बोली जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन अगेन कमीशन में आता है, 27 आर्टिकल में बोला गया है। ये कौन कौन है भाई? तो ये है रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 हैं जिनके पास वीटो शक्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक। तो इस तरह से अगली क्वेश्चन है, अश्वघोष के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम टोटल डेली के 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है भाई? तो अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित, ठीक है ना। अश्वघोष बुद्ध चरित जो है वो किताब उन्होंने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से याद रखना आप लोगों ने ये वाला, ठीक। अश्वघोष के द्वारा। अब अश्वघोष ने चलो एक आता है बाणभट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बाणभट्ट। इसने कादंबरी लिखी है, कादंबरी और हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित और कादंबरी लिखी है बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन जो था, हर्षचरित क्योंकि यहां पे लिखा है हर्षचरित, तो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। अब हर्षवर्धन खुद एक राइटर था, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किसने लिखी है? तो ये हर्षवर्धन ने लिखी है। ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, हर्षवर्धन, ठीक है। अष्टाध्यायी आपको पता है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो आज के लिए गाइस हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।